हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है ये क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट्स हैं, हम लोग आज की वीडियो में इसको कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस है चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की, उनके एक्सरसाइजेस की आपने वो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे आपके इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में, कौन कौन से क्लाइमेट्स होते हैं। उससे पहले, वो पढ़ने से पहले आप लोग पहले ये जान लो कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट का मतलब मैंने समझा रखा है, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था। एक होता है आपका वेदर और एक होता है आपका क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है जो बार बार चेंज होता रहता है। अभी धूप निकल रही है, आप शाम को देखोगे ठंडी हवा चलेगी, रात को देखोगे क्या पता बारिश होने लग जाए। ये आपका जो बार बार चेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं बच्चा वेदर। लेकिन जब हम देखते हैं कि 30 से 40 साल जब हमने किसी एक पैटर्न को ऑब्जर्व करा हो कि इस समय पर ऐसी चीज होती है। अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, आप बात करोगे इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की बात करोगे, तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने बहुत सालों तक, जो पहले के लोग होते थे, क्योंकि हमने ये भी देखा चैप्टर नंबर 2 में कि किस तरह से इंडिया के लोग पहले नेचर को ऑब्जर्व करते थे क्लाइमेट या फिर वेदर का अंदाजा लगाने के लिए। तो जब उन्हीं लोगों ने 30 से 40 साल तक किसी एक पैटर्न को ऑब्जर्व करा कि भैया नॉर्थ इंडिया में तो अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त तक में गर्मी रहती है। हमने एक साल देखा ये सेम चीज, 2 साल देखी, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब हमने समझा कि हाँ ये क्लाइमेट है, दैट इज कॉल्ड समर। उन्होंने देखा कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे बारिश होती है, उन्होंने इसका नाम दिया रेनी सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट उन्होंने बांटे। तो यहाँ पर जब हम 30 से 40 साल जब हम किसी भी एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। अब आपका समर होते हैं, विंटर होता है, रेनी होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम होता है, ये सब क्या है आपके क्लाइमेट्स, और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझे, समझ गए आप लोग। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो यह आपकी सुभाषिता में लिखी गई। सुभाषिता क्या होती है, एक संस्कृत की मैं कहूंगी पोम काइंड ऑफ है, जहां पे कुछ शब्द लिखे होते हैं, कुछ प्रोवर्ब होती है, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ कविताएं होती है, किसी भी देश के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, लेकिन वो संस्कृत में होती है। तो ये आपको संस्कृत में एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे लिखी गई है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नीचे करा हुआ है। तो एक बार पढ़ो संस्कृत में क्या लिखा है। कले वर्षा तो पर जनयाः पृथ्वी सस्याशालिनी देशोऽयं शोभरतिः ब्रह्माण संतु और निर्भया। अब यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करा हुआ है, मे द रेन्स बी टाइमली। हम एक सब चाहते हैं ऐसा हो काश कि जो बारिश हो, जो वर्षा हो, वो समय समय पर हो। मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेशन की अर्थ जो है, जो हमारी धरती है, वो हरी भरी रहे, हमेशा वेजिटेशन से, प्लांट्स वगैरह से हरी भरी रहनी चाहिए। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल, ये कंट्री जो है किसी भी प्रकार की टर्मोइल से, लड़ाई से, परेशानियों से, प्रॉब्लम से दूर रहे। मे गुड पीपल बी फियरलेस, जो अच्छे लोग ना वो उन्हें किसी भी चीज से कोई भी डर ना लगे। ऐसा ना हो कि अच्छा इंसान है तो वो डर के जी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर लाइंस कविताओं के रूप में, लाइंस के रूप में भाषा यहाँ पे संस्कृत में लिखी गई है, जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। अब देखो ये आपको अलग अलग जगहों का कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिखा रखी है। मौसम दिखा रखा है थोड़ा सा, ये बारिश दिखा रखी है, बोट्स दिखा रखी है, कैसा बारिश का मौसम यहाँ पर हो रहा है। ये नॉर्मल मौसम में किस तरह से खेती करी जा रही है, खूब तेज बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है। तो हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे दिखा रखी है। अगर बात करें इन बिग क्वेश्चन की, तो इसको अब हम लोग चैप्टर के बाद करा करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। आते हैं अब हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदर, सीजन्स एंड द क्लाइमेट। वेदर, सीजन्स और क्लाइमेट, इनकी बात हम लोग करते हैं। आप देखो कह रहे हैं क्लाइमेट इज अ वर्ड यू पीपल यूज इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन। क्लाइमेट एक ऐसा वर्ड है जो कि लोग नॉर्मली बातचीत करते हुए यूज करते हैं, बट क्वाइट ऑफन व्हाट दे रियली मीन इज वेदर एंड नॉट क्लाइमेट। भाई अगर बाहर आप देखोगे नॉर्मल लोग थे, भाई बाहर मौसम कैसा हो रहा है, इस टाइम तो अभी क्लाइमेट ना ऐसा सही हो रहा है, बड़ा मौसम बेकार सा हो रहा है, क्लाइमेट ठीक नहीं हो रहा अभी। तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है, कई लोगों को वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता। तो कई बार जब लोग वेदर की बात कर रहे होते हैं, लोग क्लाइमेट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन असल में वो लोग बात कर रहे होते हैं वेदर की, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसा हो रहा है, फिर बाहर गए, फिर देखा कैसा हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लाइमेट, जो बार बार चेंज हो रहा है। डिफरेंस क्या इनके बीच बता चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर वो चीज है जो हम हर घंटे, हर दिन देख रहे हैं। अभी बारिश हो रही है, अभी फिर ठंड हो जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी, फिर ठंड हो जाएगी। ये क्या है, ये वेदर है।
माइट क्या पता बारिश हो रही हो, और कुड बी ब्राइट सनशाइन, अच्छे खासी धूप निकल रही है, अ लॉट ऑफ विंड, खूब हवाएं चल रही है, तो ये डिफरेंट होता है। वेदर कीप्स चेंजिंग, जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर बात करोगे आप क्लाइमेट की, ऑन द अदर हैंड इज अ पैटर्न ऑफ वेदर, एक वेदर का पैटर्न है जो कि किसी भी एरिया में या फिर किसी भी सॉरी, जो कि किसी भी एरिया में या फिर किसी भी रीजन में होता है, एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम बहुत लंबे समय तक कोई भी एक पैटर्न को फॉलो होता हुआ देखते हैं किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में, उसे हम सिंपली बोलते हैं बच्चा आपका क्लाइमेट। क्या बोलते हैं इसे हम? क्लाइमेट। सेवरल डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, और एक दशक में होते हैं आपके 10 साल, तो 3 दशक तक, कम से कम 3 से 4 दशक तक, यानी कि 3 से 4 डिकेड्स तक, यानी कि 30 से 40 साल तक, इंटू में 10 कर दो बस सिंपली उसे साल में कन्वर्ट करने के लिए डिकेड्स को, क्योंकि एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो जब तक हम 3 से 4 दशक यानी कि 30 से 40 साल तक हम किसी पैटर्न को ऑब्जर्व ना कर ले, हम उसको क्लाइमेट नहीं बोलते हैं। और ये जो पैटर्न है ये रीजन से रीजन डिफर करता है, ऑब्वियसली बात है। इंडिया का क्लाइमेट कुछ और है, यूएसए का क्लाइमेट कुछ और है, रशिया का क्लाइमेट कुछ और है, श्रीलंका का क्लाइमेट कुछ और है। तो हर जगह का क्लाइमेट जो अलग अलग होता है, कि जो वहां पर पैटर्न रहा है 30-40 साल तक जो हमने ऑब्जर्व करा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए क्लाइमेट। अच्छा, एक बार जस्ट सी दिस पिक्चर, देखो, दिस इज व्हाट वेदर एंड दिस इज क्लाइमेट। देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, अभी यहाँ बारिश हो रही है, फिर कब यहाँ पे क्या होने लग जाए, ये यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। भाई ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है? जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज में रहता है। ट्रॉपिकल एरियाज क्या है अभी समझाऊंगी, ऑल तो पता होगा वैसे आपको ये चीज क्या पता। ठीक है, अभी आपको दिखा रखा है ये एरिया आपकी अर्थ, ये रहा इसके ऊपर का आपका वेदर, क्लाइमेट, जो गैसेस है जहां पर ये बता रहे हैं टेम्परेचर जो है कभी कैसा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये दिनों में हम लिख रहे हैं इसको। तो कैन चेंज विद इन मिनट्स फॉर आवर्स, यानी कि कई बार टेम्परेचर जो है कई मिनटों में, घंटों में चेंज हो सकता है। होता है ना, अभी आपने बाहर का देखा बहुत तेज धूप हो रही है, आधे घंटे बाद बाहर आ रहे हो, अब दिख रहा है कि बादल आ गए, अब दिख रहा है कि बारिश आ गई बहुत तेज तेज, क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे बारिश हो गई। वाटर साइकिल याद है ना, समझा रखा है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सब समझा रखा है। इसलिए बोल रही हूँ वीडियोस को एक बार देख लो, प्रीवियस वाली को, चैप्टर नंबर 1 और 2 की, अगर समझ में नहीं आया है तो। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर कह रहे हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करी है कि जो क्लाइमेट आपका ट्रॉपिकल एरियाज में रहता है, जो आपके 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक टेम्परेचर रहता है, हम इसे कई साल में ऑब्जर्व करते हैं। बता चुकी हूँ लॉन्ग टर्म पैटर्न कैसा रहा है वेदर का, उससे हम बोलते हैं क्लाइमेट। और शॉर्ट टर्म स्टेट क्या है, अभी बाहर निकल कर देखोगे एटमॉस्फेयर की, यानी गैसेस ऑफ एयर की, इसके क्या स्टेट है बाहर, इसे हम बोलते हैं वेदर। और इस वेदर का लॉन्ग टर्म पैटर्न का है, इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। एवरेज वेदर कैसा रहा है बहुत सालों तक किसी भी एक जगह पर, इसे हमने क्या बोला, आपका क्लाइमेट। ये बात तो पता है ना, और ये अब और अच्छे समझ में भी आ गई। चलो अब देखो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आप बोल रहे हैं, बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, इससे पहले हम बहुत सारे जो क्लाइमेट्स हैं उस तक आए, लेट अस ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन्स। पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि सीजन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको समझो। Seasons occur as the earth revolves around the sun. अभी समझाती हूँ। Each season lasts for a few months and recurs every year. Reoccurs every year. अब एक बार जरा मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाती हूँ। आपको ये पता है ये आपकी अर्थ हल्की टेढ़ी होती है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हल्की से टेढ़ी होती है, गियोइड शेप की होती है, यही पता है, स्पेयर नहीं है। GEIOD, गियोइड, सॉरी GEOID, गियोइड, गियोइड, इस शेप की जो आपकी अर्थ होती है, जो कि फ्लैट पोल्स पे हल्की सी फ्लैट होती है और बाकी यहां से बिल्कुल गोल होती है, इसे हम बोलते हैं आपकी अर्थ की शेप, जो कि 23.5 डिग्री पे हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल से टिल्टेड है, टेढ़ी है हल्की सी, ये चीज भी आप लोगों को पता है। अच्छा, अब देखो मैं बोल रही हूँ कि आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। जब वो अपनी एक्सिस पर घूमती है इसे हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रोटेशन। और जब ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड, जब ये अर्थ अपने घूमते घूमते भी सन के अराउंड चक्कर लगाती है, और अपने भी घूम रही है और सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही है, इस यहाँ पे सन है आपका मान लो, ठीक है, और वो क्या कर रही है, अपने आप भी घूम रही है और सन के अराउंड भी चक्कर लगाई जा रही है। तो जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? रिवॉल्यूशन। और इसी रिवॉल्यूशन से आपके बनते हैं कई सारे सीजन्स। क्या बनते हैं? सीजन। अब देखो वो कैसे बन रहे हैं, देखो ये रहा आपके सन, सूरज दादाजी, ये रहे आपके। अब देखो जो पार्ट अर्थ का, अब अर्थ घूम रही है, ठीक है, अब ये आपको पता है रोटेशन जो है, यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम लेती है।
लेकिन उसे सन के अराउंड चक्कर लगाने में आपके लगते हैं पूरा का पूरा 1 साल। कितना लगता है? पूरा का पूरा 1 साल, बेसिकली 365 डेज लगते हैं और 1/4 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं। बेसिकली इसमें आप मानोगे कि 15 मिनट और एक सॉरी 15 मिनट आपके एक दिन में आपके होते हैं कितने घंटे होते हैं आपके? हाँ, तो 365 डेज और 6 आवर्स, 365 डेज और 6 आवर्स ये लगते हैं बेसिकली आपके घूमने में, आपकी अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। इस तरीके से पूरा रिवॉल्व करके आएगी ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में अपनी, तो उसमें उसको लगते हैं मान लो 365 घंटे, इतना ही मान के चलो बस। 6 घंटे को आप बाद में समझोगे कि कैसे काउंट होता है वो। अच्छा, अब देखो, जब जो भी पार्ट अर्थ का सन के पास रहेगा, अभी मान लो ये आपका सन है, ऐसे वो घूम रही है, अब घूमते हुए उसका ये वाला पार्ट है जो सन की तरफ है, ये वाला पार्ट क्या है? उसका सन की तरफ है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या है? खूब तेज रोशनी रहेगी, खूब गर्मी रहेगी अच्छी खासी, तो ये आपका एक सीजन बन जाएगा। अब जब वो घूमता हुआ इसका बीच वाला पार्ट अर्थ के आगे आएगा, तो यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे जो है पीछे की तरफ आपका अंधेरा रहेगा, आपकी ठंड रहेगी। तो जो पार्ट सन के आगे होगा वहां पे समर्स रहेंगी, और जो पार्ट सन के पीछे की तरफ होगा अर्थ का, मान लो ये वाला पार्ट है, ये सन के आगे है ना, ये सन है, ये सन के सामने ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे समर रहेगी। और जो ये पार्ट जो मेरा पीछे वाला हाथ है, ये वाला हाथ, ठीक है, ये पीछे जो है ये सन का, ये अर्थ का पीछे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे सन की रेस नहीं पहुंच रही है, तो ये वाला पार्ट जो आपका ठंडा रहेगा, तो यहाँ पे विंटर अर्थ रहेंगी। और जब ये सेम चीज घूम के इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे वाला हाथ जो है घूम के ऐसे आएगा ना, अब जब ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पे आपकी जो ये वाला पार्ट था, देखो ये ऐसे है, ये घूमता 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 ऐसे, मतलब बेसिकली इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे आ जाएगा। अब जो ये वाला पार्ट है आपका, ये जो था पहले, यहाँ पे अब गर्मी आ जाएगी और यहाँ पे जो पीछे की तरफ ठंड रह जाएगी। इस तरीके से जो आपका ये सीजन्स बनते हैं। तो ये रहा आपका सन, ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे जो है समर होगा, इसलिए हम बोलते हैं 21 जून को आपका समर सॉल्स्टिस होता है, जब सबसे ज्यादा तेज टेम्परेचर होता है। तो ये समर होगी, घूमता हुआ फिर आपका जो है क्या आएगा? ऑटम आएगा, जब आपके 3 महीने का होता है, बेसिकली 2-2.5 महीने का समथिंग का। तो कहते हैं ऑटम आएगा जिस टाइम पे सारी के सारी जो पत्ते वगैरह, फूल वगैरह सब झड़ जाते हैं। फिर घूम के जो आपका आएगा विंटर, इस टाइम पे विंटर आएगी यहाँ पे दिसंबर में। ये क्या बात कर रही हूँ मैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्थ इंडिया की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? यह आपकी अर्थ है पूरी की पूरी, ये 2 इक्वल पार्ट से बटी होती है इक्वेटर से, ठीक है, 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है ये पता है ना। जिसके ऊपर का है वो आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसके नीचे का पूरा है ये आपका है सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब देखो मैं कह रही हूँ, यहाँ जो मैंने बोला है अभी बेसिक सी चीज आप लोगों को, कि यहाँ पे कहा है इस टाइम पे समर है यहाँ पर, और यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पर विंटर है। देखो देखिए आपको यहाँ पे अब जो है ऑटम आएगी सामने की तरफ, ये आपका घूमता हुआ फिर आएगा, जो ये वाला पार्ट था पहले यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा घूमता हुआ, तो यहाँ पे अब विंटर रहेगी। और यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट घूमता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अब समर रहेगी, और ये वाला पार्ट घूमता हुआ आगे। मतलब ऐसे कंफ्यूज मत हो ना इस चीज को, ये वाला पार्ट में कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको बस बेसिक सी बात ये समझनी है कि जो भी पार्ट अर्थ उस टाइम पे जब अर्थ रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड, तो जो भी पार्ट अर्थ का सन के सामने रहेगा वहां पे समर्स होंगी, और जो पार्ट पीछे को रहेगा वो आपकी विंटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखा रखी है कौन सी, ये आपकी समर है, ये आपकी विंटर, आपको अच्छे से चीज समझा रखी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपकी स्प्रिंग हो जाएगी। तो ये आपको बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये इस तरह से आपके जो है सीजन्स बन जाते हैं। तो स्प्रिंग सीजन होगा जब फूल उगेंगे और ग्रो हो गए, उस टाइम पे। समर है, गर्मी आ जाएंगी, मॉनसून आएगी, बारिश आएगी। ऑटम होता है जब सब झड़ जाता है, और विंटर यानी कि ठंड। ये सब जो है साइकिल में होती है, और हर साल जो है दोबारा से सेम पैटर्न जो आपका रिपीट होता रहता है। कहते हैं आर सीजन रिलेटेड टू वेदर और क्लाइमेट, कि भाई जो सीजन्स हैं वो किससे रिलेटेड है, वेदर से या क्लाइमेट से? हम कहेंगे दोनों से। तो क्लाइमेट भी किससे बना है? वेदर से बना है ना, बहुत साल तक ऑब्जर्व करने के बाद। दैट इज व्हाट, जिसे हम बोलते हैं आपका वेदर या सीजन, जिसे हम बोलते हैं आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है, जो सीजन से आपके, वो दोनों से ही बने हैं। सीजन किससे बने हैं? सीजन दोनों से बने हुए हैं, क्लाइमेट से भी और आपके वेदर से भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब मैं यहाँ पे कहूंगी वेदर जो है वो चेंज होता है सीजन के साथ साथ। भाई सीजन चेंज होगा तो वेदर तो चेंज होगा ही होगा, बहुत सिंपल है। इट कैन बी ड्राई हो सकता है और हॉट हो सकता है गर्मियों में, ह्यूमिड भी हो सकता है नमी वाला, और बारिश भी हो सकती है मॉनसून मौसम में, ऑब्वियसली होगी। तो कहते हैं फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन्स इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट, कि भाई जो सीजन्स का पैटर्न रहेगा, कि बारिश है, फिर समर है, फिर विंटर है, ये जो चीजें हैं ये क्लोजली काफी हद तक कनेक्टेड है क्लाइमेट से। जैसा क्लाइमेट रहेगा बेसिकली उस टाइप का जो है सीजन आपका
रहेगा। अगर बहुत गर्मी हो रही है तो सीजन कौन सा आएगा उस टाइम पे? समर आएगा। ठंड हो रही है तो कौन सा सीजन आएगा? आपका आपका विंटर आ जाएगा। इस तरीके से काफी मेन रहता है। अब मैं बोल रही हूँ भैया 4 सीजन जो है मेन रहते हैं, गर्मी है, ठंड है, स्प्रिंग है और ऑटम है। ठीक है जी। हाउएवर मैं कह रही हूँ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, जिसे हम बोलते हैं रेनी सीजन या फिर मानसून, अलोंग विद द अदर 4। मैंने कहा इंडिया को जो है बारिश कब मिलती है? इंडिया में बारिश कब आती है? आपको पता है जून से जो है अब केरला वाली जगहों पे शुरू हो जाती है और रहती तो, अगर आप मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, ये दिल्ली और आपका ये यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, ये सब जगहों का, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पे रेनफॉल की बात करूं तो यहाँ पर रहती है हमारे यहाँ पे अराउंड सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक बिल्कुल लास्ट हो जाता है इसका, बिल्कुल मैक्स जाके अक्टूबर में 1-2 बार बारिश होती है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में देखोगे, तमिलनाडु में दिसंबर तक भी लास्ट बारिश होती है, क्योंकि वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है। समझोगे आप लोग क्या बोल रही हूँ मैं वो? अच्छा, अब देखो आगे मैं क्या कह रही हूँ। अब यहाँ आपको ये कई सारे मौसम और कई सारी चीजें यहाँ पे दिखा रखी है 3.2 वाली फिगर में। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेडिशनली आप देखोगे पुराने समय में बहुत सारी जगहों पे ना इंडिया के पार्ट्स में हमने ईयर को, एक साल को 6 सीजन्स में, यानी कि 6 ऋतुओं में बांट रखा था। इंग्लिश में हम सीजन बोलते हैं और हिंदू में हम लोग क्या, वो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग ऋतु। ऐसे लिखा है ना आप लोगों ने बचपन में, ऋतु बोलते हैं इसको। तो देखो स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं वसंत ऋतु। अच्छा, समर को हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। रेनी को हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु। ऑटम को हम लोग बोलते हैं शरद ऋतु। और हेमंत हम लोग बोलते हैं प्री विंटर, जब ठंड थोड़ा सा पहले वाला टाइम होता है ना, उसे हम बोलते हैं हेमंत ऋतु। और यहाँ पे ठंड, विंटर को प्रॉपरली हम लोग बोलते हैं शिशिर ऋतु। ठीक है, तो कहते हैं स्पेसिफिक रिचुअल्स वगैरह है, फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जो कि इन 6 के 6 ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, काफी कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे कि वसंत पंचमी, तो वसंत ऋतु में हो रही है, स्प्रिंग में, जैसे हम बोल रहे हैं वसंत पंचमी। शरद पूर्णिमा है, जिसमें शरद पूर्णिमा का मतलब होता है जब हम चांद की तरफ देखते हैं और धागा पर होते हैं ना, कुछ लोग घर में रात को होता होगा, ये बिना लाइट में पिरोना होता है, विदाउट एनी लाइट, उसे हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा। तो वो होती है ये, तो जो ठंड में हो रही है आपकी, शरद यानी कि ऑटम सीजन में। चलो अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। कहते हैं यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास के वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, वी विल नोटिस दैट ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ आर इन रिदम विद द ऋतुज और सीजन्स। अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की जिंदगी जो है ना, वो काफी कनेक्टेड है, काफी मिलती जुलती है, मैं कहूँ काफी रिलेट करती है ऋतु से या सीजन से। भाई गर्मियों में क्या होता है कि जो जैसे ऋतु चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी कपड़े पहनते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो काफी रिलेटेड है इन सब चीजों से। जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। भाई क्रॉप है, हम लोग अगर गर्मी हो रही है, अगर खूब बारिश है, हम उस टाइम पे चावल ग्रो करेंगे। अगर बहुत ठंड हो रही है, हम उस टाइम पे व्हीट ग्रो करेंगे। ठीक है, अगर हमें खाना कौन सा खाना है तो वो जैसे क्रॉप ग्रो करेंगे उसके अकॉर्डिंग खाना खाएंगे। अच्छा, प्लस प्लस मान लो, अच्छा अगर बहुत ठंड हो रही है तो आपको गरम गरम चाय पीने का मन करता है, गर्मी हो रही है तो आपको शेक पीना होता है, आपको जूस पीने होते हैं। तो आगे क्या हो रहा है, आप सीजन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। ठीक है, कपड़े पहनोगे, गर्मी है तो अभी हाफ कपड़े पहन रखे हैं, ठंड होगी तो फुल बिल्कुल ठंडे से, ठंड में गरम गरम कपड़े पहनोगे। तो ये सब चीजें जो है चेंज होती रहती है। कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन सम ट्रीज और श्रब्स ब्लूम विद द ऑनसेट ऑफ वसंत और स्प्रिंग। ये बता चुकी हूं मैं कि रीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब वसंत ऋतु आती है, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है, तो जो फ्लावर्स है, जो ट्रीज है, वो ब्लूम करते हैं, उसमें और पौधे आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स निकल निकल कर आते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लूम करना और उभरना, आना। कई प्लेसेस पे कह रहे हैं, और कई जगहों पे जो पत्ते हैं ना, वे शेड देयर लीव्स, मतलब जो ट्रीज है ना वो अपनी लीव्स को, अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, या फिर ग्रीन से चेंज होकर येलो या पिंक, रेड हो जाते हैं एज अ शरद, यानी कि जब ऑटम आती है। तो और स्प्रिंग में क्या होता है कि नए नए फूल आते हैं और ऑटम में वो चले जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं पतझड़। ठीक है, और कई जो एनिमल्स हैं वो डेवलप करते हैं थिक फर इन कोल्ड विंटर मंथ्स। जब उन्हें दिख रहा है ना एनिमल्स को, जब बहुत ठंड आ गई है ना, तो उनकी बॉडी पे ना वो ऑटोमेटिकली, वो टाइम होता है जिस टाइम पे बहुत बहुत मोटे मोटे से ना फर डेवलप हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम प्लांट्स, हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, हम सब आपस में मतलब हम सब अपने आप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ये बात समझ में आई? ठीक है जी। अब देखो ये आपको करना है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, आपको उसके ऊपर शॉर्ट ऐसे लिखना है, डिस्कस करना है अपने ग्रुप्स में ऑफ 3 और 3-4 के ग्रुप बनाने हैं आपको, और आपको देखना है कि स्पेसिफिक इवेंट्स कनेक्टेड टू द सीजन्स इन योर रीजन, कि भैया
कि मान लो इस पर्टिकुलर आप देखोगे आपके रीजन में आपके साथ कुछ अलग चीज हुई हो इस पर्टिकुलर सीजन में, आपको उसके बारे में लिखना है। आपको बताना है कि आपके रीजन में कौन से गाने गाए जाते हैं इस टाइम पे, कौन से आप फीस्ट करते हो, अलग अलग प्रकार के खाने कौन कौन से खाते हो इस टाइम पे, आप प्रैक्टिस क्या क्या करते हो, मतलब क्या क्या चीजें आप लोग अलग अलग सीजन में करते हो। मान लो मैं कहूँ ठंड में हम क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, देखा है ना। और गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाहर घूमते हैं, टहलते हैं सुबह सुबह। और ठंड में हम सुबह सुबह बेडों पे होते हैं अपने अपने। गर्मियों में हम लोग बाहर जॉगिंग करने जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस को भी, अपनी चीजों को, अपने गानों को, अपनी चीजों को, कई सारी चीजों को हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। फिर मैं कह रही हूँ यहाँ पे, डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। अब आपने देखा है आपके एरिया में ऐसे कौन से ट्रीज हैं, ऐसे कौन से पेड़ हैं जो कि ठंड आते ही अपने कलर्स को चेंज कर लेते हैं। आर देयर ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम। क्या वो ऐसे पेड़ भी हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इस टाइम पे जब ठंड आती है। तो ठंड में क्या होगा, ठंड से पहले हल्के से ऑटम आ रहा है ना, उस टाइम पे जो है क्या होता है, अपनी पत्तियां झड़ते हैं, उनकी चेंज होते हैं या फिर कलर। और ऐसा क्यों होता है वो बताना है, और आपको अपने आसपास के ट्रीज का लोकल नाम वगैरह आपको देना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो मैं क्या कहूंगी, हमारे एरिया में जैसे आप देखोगे ना, ओक का जो पेड़ होता है ना, मेनी डेसिडियस ट्रीज। तो जो डेसिडुअस ट्री होते हैं, जैसे कि आपका ओक है, नीम है, पीपल है, आप देखोगे नीम का भी कलर इस टाइम पे चेंज हो जाता है, वो भी ग्रीन से ना येलो येलो सी हो जाती है। ठीक है, नीम का ठीक है, वो होता है। तो कलर भी चेंज होते हैं, इनकी पत्तियां भी झड़ जाती है इस टाइम पे, पतझड़ आएगा ना, तो पीपल भी आप देखोगे, नीम का, पीपल का, इन सबके पेड़ भी जो पत्तियां हैं वो भी झड़ जाएंगी। बेसिकली नीम का ऐसा होता है, ओक का भी होता है। और ऐसा क्यों करती है, वो कह रहे हैं व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, कि जो भी ट्री होते हैं वो अपनी पत्तियों को क्यों झाड़ देते हैं इस टाइम पे। देखो क्या होता है, आपको पता है, आपने सुना होगा एवापोरेशन तो होता ही है। जब बेसिकली हमने देखा है कि वाटर बॉडीज से अलग अलग से पानी जो है एवापोरेट होता है बहुत गर्मी होने की वजह से। सेम ऐसे ही ट्रीज को, प्लांट को भी पानी चाहिए होता है, वो अपने अंदर उस पानी को सेव करके रखती है। लेकिन जैसे विंटर आती है उनको पता होता है कि बहुत ड्राई कंडीशन होने वाली है इस टाइम पे, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि लीव्स है, लीव से क्या होता है, लीव में आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा क्लास में, स्टोमेटा। लीव्स में क्या होता है, आपका होता है स्टोमेटा, वो ओपन पोर्स होते हैं जिससे पानी जो है एवापोरेट होता है प्लांट में से। अब वो किस में है, लीव्स में है। अगर वो लीव्स रहेंगी तो पानी का लॉस जो है कंटिन्यू होता रहेगा पेड़ में से। इसलिए इस टाइम पे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, अपने पानी को सेव करने के लिए, या अपने आप को हार्श कंडीशन से बचाने के लिए, खासकर एनर्जी को और वाटर को सेव करने के लिए, बेसिकली जो भी ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को उस टाइम पे झाड़ देते हैं ताकि वो अपने पानी को अपने पास सेव कर सके। अगर लीव्स होंगी, उसमें स्टोमेटा है, तो पानी का कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, ट्रांस एवोपोरेशन होता रहेगा, और वो जो है उड़ता रहेगा। उसके लिए पत्तियों को झाड़ दो ताकि एवोपोरेशन नहीं होगा, हमारी पत्तियों में से हमारे पास पानी जो है बचा रहेगा। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। कहते हैं यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। पता जो क्लाइमेट है वो बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहता है कई जगहों पे। हाउएवर साइंटिस्ट हैव बीन रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट। जो वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं पिछले कुछ दशकों में, साइंटिस्ट उन चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि स्टडीज ने यहाँ पे क्या क्या दिखाया है, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से हुए हैं। देखो क्या होता है, क्लाइमेट नॉर्मल है, ठीक है, वो बहुत स्टेबल है बिल्कुल। लेकिन आप सोचो अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा कर ले। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की लेयर, बहुत CO2 की जो गैस है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और CO2 क्यों बढ़ेगी, अगर हम लोग बहुत ज्यादा जला रहे हैं मतलब आग बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाएगी। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसे हम, जो कि एटमॉस्फेयर में से जो हवा, जो गर्मी अगर अर्थ बाहर फेंकता है ना, उस गर्मी को रोक लेती है, उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए इस गैस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ता रहता है। अगर इसलिए हम कहते हैं कि CO2 जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर CO2 ज्यादा होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो जो है नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोगों की वजह से ये CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। लास्ट कुछ सालों पहले तक ये 0.02% थी, अब जो है बढ़कर 0.03% हो चुकी है, और अनुमान है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में ही बस 0.04% हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा सी है, ऑक्सीजन तो भैया हमारी 21% है, नाइट्रोजन हमारे पास 78% है, तो ये तो बहुत थोड़ी सी है। लेकिन ये बहुत थोड़ी सी बच्चा बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हम लोगों के, ये नहीं सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ
पे सबके लिए बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है। हाँ, अब हम लोगों की वजह से, हम लोगों के फॉसिल फ्यूल यूज की वजह से, ज्यादा कार लेने से जो धुआं हो रहा है उसकी वजह से, इन सब चीजों से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे एक्शंस जो हम पेड़ों को काट देते हैं। अब अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़ों का काम क्या होता है, O2 हमें देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं ना उस टाइम पर, और CO2 को वो लोग कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब ये मत पूछना कृपया करके कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कि जब प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं जिसमें वो लोग CO2 का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आपका फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मैं यहाँ पर कह रही हूँ हम लोग ह्यूमन बींग क्या करते हैं या फिर एनिमल क्या करते हैं, हम लोग इस O2 को अपने अंदर लेते हैं, हम इनहेल करते हैं और हम लोग CO2 को एक्सहेल करते हैं। अब आप सोचो, अगर आप ट्रीज को काट दोगे तो ये लोग CO2 को इनहेल कैसे करेंगे, और आप ट्रीज काट भी रहे हो तो उससे CO2 बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो लोग ले नहीं पाएंगे, प्लांट्स कम होंगे तो CO2 कहाँ जाएगी। पहले तो प्लांट्स इनहेल कर रहे थे और आपने प्लांट्स को, ट्रीज को काट दिया है, तो अब उसे इनहेल कौन करेगा, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं ना इनहेल, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ CO2 को, O2 को इनहेल करेंगे। ऑल्सो आप क्या कर रहे हो, आप गैसेस को, आप आग लगा रहे हो, आप फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हो, आप उससे CO2 और बढ़ा रहे हो। तो हम लोगों के एक्शन की वजह से जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए अब आप बेसिकली की बात कर रहे हैं कि अब हम लोगों की वजह से इस क्लाइमेट में कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात एक बार कर लेते हैं, उसको एक बार रिकैपिटुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं, सबको एक बार वो करते हैं। कहते हैं वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे। वेदर क्या चीज है, हमने एक बार उसको रिवाइंड कर रहे हैं दोबारा से सब कुछ को, तो या मैं कहूँ रिविजन कर रहे हैं बेसिकली। तो वेदर क्या है, हर वो चीज जो हम हर दिन पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, गर्मी है, सूखा है, ऐसे करके। सीजन्स क्या है, जो हर साल आते हैं दोबारा से। एंड वेदर जो है ऑफ अ प्लेस, जो वेदर है किसी भी जगह का वो डिफरेंट होता है अलग अलग सीजन में। क्लाइमेट कह रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में फॉलो होता है। अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं वर्ल्ड में। अब हम लोग अलग अलग प्रकार के जो क्लाइमेट्स वर्ल्ड इंडिया में पाए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं, कि अब जो है इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलो, अब देखो हम लोग, मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट्स होते हैं आपके बेसिकली। आप देखोगे, हमने ये देखा हुआ है कि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स लैंड है, यानी कि बहुत डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में, और ये बहुत सच भी है, क्लाइमेट के मामले में भी ऐसा है। क्या है देखो, आप देखोगे नॉर्थर्न रीजन में, ठीक है एक सेकेंड जस्ट, हाँ ठीक है। अब देखो, अगर बात करो क्लाइमेट्स के टाइप की, तो आप देखोगे नॉर्थ वाले रीजन में, यहाँ पर अब देखोगे हिमालयन माउंटेन्स में इनका एक एल्पाइन क्लाइमेट है। एल्पाइन क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, कि जो हाई एल्टीट्यूड में होता है ना, जो हाई ऊपर की जगहों पर जो टेम्परेचर होता है ना, उसे हम, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एल्पाइन टेम्परेचर, एल्पाइन क्लाइमेट, जो बहुत ठंडा सा होता है, बहुत ठंडा सा है। स्नोई विंटर है, स्नो रहती है विंटर्स में, और ठंड रहती है, नॉर्मल कूल टेम्परेचर रहेगा आपका समर्स में, गर्मियों में भी। जो वर्ल्ड अल्पाइन है ना, वो आपके एल्प से बना है, जो ऊंचाई पर है ना आपका माउंटेन रेंज है, जो कि यूरोप, यूरोप में एक माउंटेन की रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है, जो चेन ऑफ माउंटेन होती है ना, बहुत सारे माउंटेन है एक साथ, इसको हम बोलते हैं आपकी रेंज। तो ये आपको जो एल्पाइन वर्ड है, तो कह रहे हैं माउंटेन्स में एल्पाइन क्लाइमेट रहता है। एल्पाइन क्लाइमेट यानी कि जो आपका एल्प वाला माउंटेन है ना, जो रेंज है, तो वहां पे जो क्लाइमेट रहता है हमारे इंडिया के उस हिमालयन माउंटेन्स में, वैसा वाला क्लाइमेट रहता है। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा थिकेस्ट क्लोथिंग देखने को मिलेगी, कि यहाँ पे लोग सबसे भारी भारी मोटे मोटे कपड़े पहन के रखते हैं। एंड दिस इज व्हाट एल्पाइन क्लाइमेट, जो आपके ऊपर की तरफ हिमालयन माउंटेन्स में होता है। अब अगर आप बात करोगे हिमालयाज की, जो आपके हिमाचल वगैरह होते हैं, जो हिल स्टेशन जहां पर है, जो हिल एरियाज है इंडिया के, वहां पे टेम्परेट रहेगा मौसम। अब देखो, ये तो आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार बार चीख चीख के बोल चुकी हूँ, कि आप जितना देखो, ये आपका इंडिया का मैप आप मान के चलो, ठीक है, आप इसमें जितना ऊपर जाते रहोगे उतना आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा। यहाँ टेम्परेचर खूब सारा होगा लेकिन मॉडरेट हो जाएगा, सी की वजह से। क्या होता है वो समझ में आएगा बाद में आपको। यहाँ भी टेम्परेचर खूब रहेगा, यहाँ भी टेम्परेचर खूब अच्छा रहेगा, यहाँ भी ठीक रहेगा, यहाँ भी ठीक रहेगा, हल्का कम हो जाएगा, हल्का सा और बढ़ेगा, हल्का सा कम होगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, यहाँ से आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा। तो आप ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर जो है आपका वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ में जितना जाओगे टेम्परेचर उतना ही कम होगा। अब देखो, मैं कह रही हूँ नदन, यहाँ पे हिमालयस की बात करती हूँ, जो आपका ये वाला रीजन रहेगा बेसिकली, यहाँ पे समझे। यहाँ पे कह रही हूँ कि जो क्लाइमेट है ना यहाँ पे, वो टेम्परेट है, नॉर्मल सा है, मॉडरेट है, हिली एरियाज की तरह बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। जो विंटर्स है वो मॉडरेटली कोल्ड है, हाँ अच्छी खासी ठंडक वहां पे है। और समर जो है नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बहुत ज्यादा ही बिल्कुल ही
पसीना आ रहा है, बिल्कुल ही बहुत गर्म है, ऐसा भी नहीं है जो वहां की गर्मियां हैं। एंड दैट इज वेयर जहां पे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे प्लेन से, कहते हैं प्लेन वाले एरियाज से, जो आपकी एरिया है ना बीच वाला, यहाँ पे ये वाला सारा का सारा, इस प्लेन वाले एरियाज की भीषण गर्मियों से बचने के लिए लोग यहाँ पे हिल स्टेशन पे आते हैं। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। अब अगर बात करूं नॉर्दर्न प्लेन्स की, जो आपका बीच वाला एरिया होता है, ये वाला सारा का सारा जो मैंने सर्कल करा है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, है ना, मध्य प्रदेश वाला पार्ट, गुजरात वाला, तो सारा का सारा एक्सटीरियर पार्ट जो है इसका नॉर्दर्न प्लेन्स है। कहते हैं क्लाइमेट जो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रहता है। कहते हैं विद वेरी हॉट समर्स, बहुत गर्म यहाँ पे समर्स रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी समर यहाँ पे नहीं रहती है। और भाई बहुत गर्म मतलब वेरी हॉट समर, भाई बहुत गर्मी आपने देखा है हमारे यहाँ पे रहती है, 50 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर जो है आराम से जाता है। और बहुत ठंडी जो है विंटर्स भी रहती है। ये वो जगह है जहां पे वीट ग्रो करा जाता है, यहाँ पे गेहूं काफी ग्रो करा जाता है। अगर आप लोग बात करोगे वेस्ट की, वेस्ट यानी कि आपके जो एरिड है, जो सारा डेजर्ट, जो डेजर्ट वाला पार्ट है ना आपका, ये रहा वेस्ट में। अगर आप बात करोगे थार डेजर्ट की, तो इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है, काफी एरिड क्लाइमेट है, यानी कि बहुत बंजर सा क्लाइमेट है, एरिड है, सूखा सा क्लाइमेट है बिल्कुल इस वाली जगह का आपका ये वाला सारा का सारा। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कि फीचरिंग, इवन यहाँ पे कह रहे हैं फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, दिन में तो जो है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, रात को जो भी सारी की सारी मिट्टी इस हीट ने एब्जॉर्ब कर रखी होती है ना, आप लोगों ने समझा रखा है मैंने आपको ये वाली चीज भी, चैप्टर नंबर 1 में है या 2 में, इनमें से ये कहीं पर है कि हीट जो है बहुत एब्जॉर्ब करती है ये मिट्टी पूरे दिन में, और रात में सारी की सारी हीट को अपने पास से हटा देती है। तो रात को यहाँ पे क्या होता है, कूल नाइट हो जाती है, और बहुत हल्की हल्की सी बारिश इस राजस्थान में होती है। और लोगों को यहाँ पर अलग अलग वेज मिल जाते हैं लोगों, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है, तो यहाँ पे लोगों को पानी को कलेक्ट करना और सेव करना पड़ता है, उसके अलग अलग तरीके उनको जानने चाहिए, उनको आते भी है बेसिकली। अब बात करूं वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप की, जो आपकी ये वाली बात है, कोस्ट की बात कर रही हूँ, वेस्टर्न कोस्ट की, इसमें बहुत हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि बारिश की आप देखते हो ना, आप आगे पढ़ोगे, जो बारिश जो है ना ऐसे कर, जो बारिश की हवा होती है ना वो ऐसे आती है, यहाँ से आएगी ऐसे करके, और यहाँ पे आके वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक जो है वो जाएगी यहाँ पे, और एक जो है वो जाएगी यहाँ पे। इन दो जगहों पे इस तरीके से करके जो है बारिश आती है, तो यहाँ से आएगी तो वो यहाँ पे इन वाले कोस्ट पे बहुत ज्यादा तेज बारिश आती है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो बारिश है वो बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं हैवी रेनफॉल होती है मॉनसून के मंथ्स में, जब मॉनसून वाला मौसम चल रहा है तो खूब बारिश यहाँ पर होती है, क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। इस टाइम पे क्या होता है, ट्रॉपिकल वाला वेट वाला, हल्का गीला गीला सा, गीला क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वेट क्लाइमेट यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पे चावल उगाने के लिए या फिर स्पाइसेस उगाने के लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहता भी है। अच्छा, अब अगर बात करूं सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू की, जिसका जो है सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है, कैसा क्लाइमेट रहेगा, सेमी एरिड, जो अब इसमें कहूंगी हल्का हल्का एरिड टाइप का क्लाइमेट है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है। यहाँ पे देखो जो ये सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ओके कह रही हूँ मैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा तेज गर्मी रहती है, हल्की हल्की ठंड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और मॉडरेट आपको रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। जो आपका ये पार्ट नहीं वाला पर्पल वाला खासकर, ये आपका है सेंट्रल प्लेट्यू वाला पार्ट, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा, फिर अगर बात करूं ईस्टर्न इंडिया की, सदर्न पेनिनसुला की, तो आपका ये रहा पेनिनसुला, और ये रहा आपका ईस्टर्न इंडिया। यहाँ ये तो बांग्लादेश है ना आपका, इसको हटा दो, ये वाला आपका जो सारा का सारा पार्ट है आगे तक, ये आपका होता है यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया। इसकी बात करूं अगर, तो यहाँ पे बच्चा ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। अच्छा, पहले एक बार समझ लो कि ट्रॉपिकल, मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ, ट्रॉपिकल है क्या। देखो ये आपकी अर्थ है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इससे आपने देखा हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से ऊपर जाओगे तो ये जो लेटी हुई लाइन्स है ये आपके लैटिट्यूड्स है, और जो लंबे वाली लाइन्स होती है ये आपके लॉन्गिट्यूड्स होती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जो लैटिट्यूड्स है ना, इसमें अगर आप ऊपर तक पहुंचोगे 30 डिग्री तक, नॉर्थ में नॉर्थ, और यहां से लेकर के 30 डिग्री का साउथ तक आप पहुंचोगे, यानी कि यहां तक 30 डिग्री का साउथ, तो ये जो आपका रीजन है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये ट्रॉपिक वाले एरियाज के अंदर आ रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब 30 से लेकर के 60 तक का जो होता है ना, 30 से लेकर के जो 60 डिग्री तक का होता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसे बच्चा हम लोग बोलते हैं आपका सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सब ट्रॉपिकल रीजन। और जो आपका इससे ऊपर का है 60 से लेकर के 90 तक का, इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं जो पोलार रीजन होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पोलार रीजन। ये बात समझ में, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बार ये चीज बता दी है अच्छे से।
अच्छा, अब देखो बात कर रही हूँ मैं इसी ईस्टर्न इंडिया की जो यहाँ पर है, और जो पेनिनसुला वाला पार्ट है यहाँ पे जो है क्या रहेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, बहुत हल्की हल्की ठंड यहाँ पे रहती है, और डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई पीरियड रहते हैं, कभी कभी गीला हो जाएगा, मतलब कभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कभी नहीं हो रही है इतनी, ऐसे यहाँ पे रहता है। मानसून विंड्स के द्वारा आप इसे कंट्रोल कर पाते हो। क्या है ये, आप लोग आगे समझ जाओगे इस चीज को। कह रहे हैं यू विल अंडरस्टैंड लेटर, आप बाद में समझोगे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, जो कि ट्रॉपिक से रिलेटेड है। आपको समझा चुकी हूँ कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के जो आपका 30 डिग्री साउथ तक का ड्यूरेशन है, ये जो ट्रॉपिक एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। ट्रॉपिक्स होते हैं ना बेसिकली ये वाले, 30 से लेकर के 60 नॉर्थ तक और 30 से लेकर के 60 साउथ तक। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है इसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, और 60 से लेकर 90 तक जो रहता है इसे हम बोलते हैं आपका पोलार रीजन। ये पोलार यहाँ पे क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। अच्छा, अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो ये क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कि भाई कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो आपको समझने हैं। कहते हैं क्या चीज है ऐसी जो इन क्लाइमेट्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग होंगे ये वेरी करता है। क्या चीज है जिससे ये डिपेंड करता है जिन सब चीजों पे। तो कुछ जनरल है यहाँ पे, आप प्लेनेट के स्केल पे देखोगे, और कुछ चीजें हैं जो कि रीजनल लेवल पर होती हैं, लोकल लेवल पर होती हैं। चलो हम कुछ की बात करते हैं। तो पहले हम जनरल की बात कर रहे हैं जो हर जगह पर है। सबसे फर्स्ट इसमें बच्चा आएगा आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, अब देखो ये समझा चुकी हूँ कि ये आपकी अर्थ है, इसमें जो आपकी लेटी हुई लाइंस होती है इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। जो 0 डिग्री का होता है लैटिट्यूड उसे हम लोग बोलते हैं आपका इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। जो भी इससे ऊपर वाले लैटिट्यूड होंगे ना उसे हम बोलेंगे डिग्री नॉर्थ, डिग्री एन, 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन, 3 डिग्री एन, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे करके। और जो नीचे वाले होंगे उसे हम बोलेंगे डिग्री एस, क्योंकि वो साउथ वाला हेमिस्फीयर है। अच्छा, अब देखो आप लोगों ने वैसे तो लैटिट्यूड्स के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड्स मेजर डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। आपको ये भी आता है ना कि लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है। अगर मैं 60 डिग्री पे पहुंच चुकी हूँ यानी कि बहुत दूर हूँ इक्वेटर से, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ अगर हम इससे ऊपर मूव करेंगे इक्वेटर से, चाहे हम ऊपर जाए चाहे हम इक्वेटर से नीचे की तरफ जाएं, हम जितना उससे दूर जाएंगे हमारा डिस्टेंस जो है इक्वेटर से उतना ही बढ़ता जाएगा। कहते हैं व्हेन द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज एक्सट्रीमली हॉट एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेज, ये टेम्परेट और फिर कोल्ड हो जाता है। अब बोल रही हूँ देखो बहुत समझो इस बात को, बहुत अच्छे से समझना। मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं इक्वेटर के आसपास हूं, मैं इक्वेटर की, ये रहा आपका इक्वेटर, मैं अगर इसके आसपास हूँ यहाँ पे समवेयर हूं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है खूब सारा होगा, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कह रही हूँ मैं जैसे ही इक्वेटर से दूर जाऊंगी, चाहे मैं ऊपर की तरफ जाऊं और चाहे यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही हूँ, है ना। ये नहीं नीचे की तरफ का मतलब ये ऐसे करके, इक्वेटर से चाहे मैं नीचे जाऊं, दूर जा रही हूँ बेसिकली, चाहे मैं इक्वेटर से ऊपर जाऊं, लेकिन मैं जितना इक्वेटर से दूर जाऊंगी टेम्परेचर जो है उतना ही कम होता रहेगा। तो मैं इक्वेटर से दूर जाऊंगी टेम्परेचर उतना ही कम होता रहेगा, इक्वेटर के पास रहूंगी टेम्परेचर जो है बढ़ता रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हम ऑफ द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, दिस इज बिकॉज ऑफ द, हाँ सॉरी एक सेकंड रुको, यहाँ पे हट गया ये, ठीक है। कहती हूँ कि जब भी मैं उससे दूर जाऊंगी इक्वेटर से, जितना मैं दूर जाऊंगी टेम्परेचर जो है उतना ही कम होता रहेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सन की तिरछी रेस की वजह से। अब देखो ये कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये सन है, इस तरीके से बहुत बड़ा होता है ऑब्वियसली, सन अर्थ से भी बड़ा है ना। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा है, इसके आप देखोगे ना यहाँ पे बिल्कुल बीच में बिल्कुल सीधे जा रही है, जो जो आप यहाँ पे सन है, ये आपका अर्थ है छोटा सा, ये आपका सन है। अब जो यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से, देखो ये रहो, अब जो इस सन की अच्छे खासा बड़ा सन है ये, ठीक है, मान लो ये इतना सा, ये इतना बड़ा है, ठीक है, ऐसे करके है ये, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो इसका ये बीच वाली जगह है ना, यहाँ पे इस सन की जो रेस जाएंगी बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जाएंगी और बिल्कुल जाएंगी सीधी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये टेढ़ी होके जा रही है, ठीक है, क्या हो रही है, बिल्कुल टेढ़ी होके जा रही है। अब एक बार यहाँ पे दोबारा एक बार इस चीज को समझ, क्या कह रही हूँ देखो, यहाँ पे ये आपका सन है, इस सन की जब अर्थ की सिधाई में, बिल्कुल अर्थ की सिधाई में जो भी यहाँ पे रेस जा रही है बिल्कुल जा रही है सीधी,
और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो जा रही है टेढ़ी, दिखा आपको, वो जा रही है टेढ़ी। तो जब वो टेढ़ी जा रही है तो वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है। बहुत ध्यान से समझ लेना, बार बार नहीं बोलूंगी इस चीज को। जब जो रेज है, जो किरणें हैं सन की, सूरज की, जब वो टेढ़ी होके जा रही है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ज्यादा दूर तक जा रही है, तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। इसलिए जब वहां तक पहुंचती है तो वो ऑलरेडी कम हो जाती है। लेकिन जब वो बिल्कुल सीधी जाएंगी ना, तो पूरी की पूरी जाएंगी, खूब तेज जाएंगी। इसी वजह से क्या होता है कि जो भी आपकी जगह इक्वेटर के पास की है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधी जा रही होती है। और जो भी जगह इक्वेटर से दूर है, चाहे ऊपर की तरफ देख लो चाहे नीचे की तरफ देख लो, जो सन रेज आती है ना वो टेढ़ी होकर आती है। और अगर टेढ़ी होकर आ रही है तो वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर आ रही है, और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वहां का वो कम होता है। तो जितना ज्यादा वो दूर जाएंगी, यहाँ पे जितना वो दूर जाएंगी और यहाँ पे भी जितना वो दूर जाएगी इससे, अगर वो यहाँ पे रहेंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका बिल्कुल खूब तेज रहेगा। यहाँ पे रहेंगी टेम्परेचर जो है खूब तेज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएंगी इक्वेटर से, रेज जो है स्लांटिंग हो जाएंगी और डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगी। इस वजह से यहाँ पे धूप कम होगी, कम रेज जो है वहां तक पहुंच पाएंगी। तो अब यहाँ पर वही कह रहे हैं, प्लेसेस जो इक्वेटर के पास है यानी कि लो लैटिट्यूड्स पर है वो गर्म होंगी, और जो जगह पोल्स के पास है यानी कि हाई लैटिट्यूड्स पर है, ये आपके हैं लो लैटिट्यूड जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है। और अगर आप ऊपर जा रहे हो चाहे आप नीचे जा रहे हो तो ये आपके हैं हाई लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे जो है वो ठंडी होगी, कोल्डर जगह होती है। और ये होता है, दिस हैपन ड्यू टू द एंगल एट विच द सन्स रेज हिट अ पर्टिकुलर एरिया। ये किस वजह से होता है, जिस एंगल पे सन की रेज जो है इस पर्टिकुलर जगह को कट कर रही है, वहां तक पहुंच रही है, ठीक है, उसको उससे टकरा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रही है रेज जो है, क्या हो रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पे। एक सेकंड रुको, जस्ट सेकंड, यहाँ पे वेट करो, एक बार ये हटेगा। हाँ ठीक है, देखो ये आपका सन था, तो यहाँ से जो रेजर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो दूर है, टेढ़ी है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो काफी टेढ़ा बन रहा है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, किस वजह से होता है, जिस एंगल पे सन की रेस किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे टकरा टकरा रही है, अगर वो एंगल 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो वो सही होगा, वहां पे अच्छी खासी धूप होगी। लेकिन वो एंगल जितना कम होता रहेगा, 45 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, तो वहां पे जो है सूरज की किरणें उतनी ही कम पहुंचेंगी। कह रहे हैं इक्वेटर पे क्योंकि रेज जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे आकर ऐसे बिल्कुल, यहाँ पे कैसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। एंड सो जो उसकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो फोकस होती है इन्हीं जगहों पे। तो जो फोकस हो रही है बहुत छोटे से स्पेस पर हो रही है, अर्थ के सरफेस में। देखो क्या कह रहे हैं, आप सोचो, अगर मैं बहुत सारी एनर्जी इस एक पर्टिकुलर मैं दूसरे अगर मैं मान लो ऐसे कर रखा है मैंने, ठीक है, मैं ये एनर्जी जो है एनर्जी से मार रही हूँ यहाँ पे, ये आपका अर्थ है, ये मेरा सन है, ये इसकी रेस है, इस रेस पूरी की पूरी मैं इस पाम पे मारूं अगर, ये ऐसे खूब तेज लगेगा मेरे, खूब तेज जाएगा ऐसे करके। लेकिन अगर मैं सरफेस को बड़ा कर दूं, मैं बड़ा कर रही हूँ, मैं इसको मार रही हूँ और मैं इस पे कहीं भी लग सकता है, मैं ऐसे मार रही हूँ, तो ये क्या लग रहा है, कहीं पे लगेगा, कहीं पे नहीं लगेगा। मैं टेढ़ा भाग रही हूँ ना, मैं टेढ़ा जा रही हूँ अब, तो कहीं पे लग रही है, कहीं पे नहीं लग रही है। तो क्या हो रहा है इस तरीके से कि अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हूँ, अगर मुझे एक छोटे से एरिया पे अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगानी है, बेसिक फॉर्म में ये समझो, अगर मुझे एक छोटे से एरिया में पूरी की पूरी एनर्जी लगानी है अपनी, तो एनर्जी खूब तेज लगेगी। अगर मैं बहुत बड़े एरिया पे वो एनर्जी लगाऊंगी तो वो एनर्जी जो है वो कम लगेगी। अब ये बात समझे, तो वही कह रहे हैं पोलर रीजन्स में रेज जो है वो टेढ़ी हो जाती है, ऑब्लिक हो जाती है, इंक्लाइन हो जाती है, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना मेरी बहुत बड़े सरफेस पे। अगर छोटे सरफेस पे लगा रही हूँ तो खूब तेज लगेगी, अगर बड़े सरफेस पे लगा रही हूँ तो इतनी तेज नहीं लगेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मोर ओवर, क्योंकि दे हैव टू पास थ्रू मोर ऑफ द अर्थ के एटमोस्फेयर से। अब देखो अगर वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो अर्थ का एटमोस्फेयर नहीं लगा इतना, उससे पास नहीं करा, लेकिन अगर वो टेढ़ी होकर जाएगी, देखो यहाँ का पूरा अर्थ का एटमोस्फेयर से वो कनेक्शन पे आ रही है, ठीक है। इसलिए जो उसकी एनर्जी है वो और ज्यादा ही डिसिपेट यानी कि फैल जाती है। एज अ रिजल्ट जो पोलर रीजन्स होते हैं जो बिल्कुल ऊपर के नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनको बहुत कम हीट मिलती है। इक्वेटोरियल जोन से जो इक्वेटर के पास का एरिया है उससे बहुत कम हीट मिलती है, और ये हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। कहते हैं कि जो कन्याकुमारी है और जो निकोबार आइलैंड्स है, देखो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है और यहाँ पे आपके निकोबार आइलैंड्स है, ये वाले, ठीक है, ये वाला आपका इक्वेटर, इनको जो है सबसे ज्यादा ही गर्मी इनको देखने को मिलती है। बहुत क्लोज है इक्वेटर के, तो बहुत वार्म होते हैं। यहाँ पे दिख गया अब ये
ठीक है, ये रहा आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसमें ये रहा निकोबार आइलैंड, और ये रहा आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी वाला पार्ट। अब ये रहा आपका इक्वेटर, ठीक है, इससे देखो बिल्कुल पास है, तो इनको जो है हॉट रहता है, वार्म रहता है ऑलमोस्ट पूरे ही साल। लेकिन आप देखोगे जो नॉर्थ में जगह है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जगह जो है श्रीनगर है, आपका पहलगाम है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये जो है बहुत दूर है इक्वेटर से, तो यहाँ पे आपको ठंडक देखने को मिलती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब यानी कि आपने क्या समझा लैटिट्यूड में, कि जो एरिया जितना ज्यादा क्लोज होगा इक्वेटर के, उतना ही वो गर्म होगा, और जो एरिया इक्वेटर से जितना दूर होगा, सन की टेढ़ी रेज वहां तक पहुंचेंगी, और टेढ़ी रेज की वजह से उसमें एनर्जी उतनी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में खो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तब खो जाएगी। और क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े सरफेस पे लग रही है ना, एक साथ देखो, एक चीज समझो, ये रहा आपका सन, ये रहा आपके अर्थ का ये वाला पार्ट, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो जो एनर्जी बिल्कुल लग रही है सीधी, तो यहाँ पे सीधी लग रही है, इस छोटे से एरिया पे तो खूब तेज लग रही है, खूब जाएगी, खूब सारी जाएगी। लेकिन अगर वो टेढ़ी लग रही है इस वाले एरिया पे, मान लो ऐसे करके होता है, अगर वो लग रही है टेढ़ी, तो क्या हो रहा है, खूब बड़े सरफेस पे लग रही है, बड़े एरिया पे लग रही है, और बहुत कम एनर्जी लग रही है, इसलिए बहुत कम हीट वहां तक ट्रांसफर होती थी। इसलिए हमने कहा इक्वेटर के पास है तो हीट ज्यादा हो जाएगी, इक्वेटर से दूर जाएगा तो हीट जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा उतना ही। अच्छा, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं एल्टीट्यूड की, इसका मतलब क्या होता है, हाइट। एक ही लैटिट्यूड है, लेकिन उस पर भी अगर हाइट ज्यादा है तो हाइट बढ़ेगी, मैंने कहा था अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, हाइट बढ़ेगी तो वहां का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, जैसे हमने बात करी है पीछे हिल स्टेशन की, जहां पे पॉपुलर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पे लोग जाते हैं ठंडे क्लाइमेट की वजह से, इंडिया में भी ऐसा है, मुन्नार है, थेनी है, उदगा उदगा मंडलम, ठीक है, उदगा मंडलम है, जिसे हम ऊटी भी कहते हैं, मडिकेरी है, मदिकेरी जिसे बोलते हैं, महाबलेश्वर है, माउंट आबू है, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग, ये सब है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, हिल स्टेशन है ना, ऊटी वगैरह आपने सुना है, उदगमंडलम सुना है आपने, ठीक है, ये सब जगह है, शिलोंग वगैरह, माउंट आबू, मदिकरी, थेनी, मुन्नार, ये सब है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हिल स्टेशन है जो कि थोड़े से हायर एल्टीट्यूड पर है, प्लेन से, जो ये आपके प्लेन नॉर्मल प्लेन्स होते हैं, इनसे क्या होता है, ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ये दार्जिलिंग दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऊटी दिखा रखा है, कितना सुंदर दिख रहा है यार, दिस इज उदगमंडलम, तो उदगमंडलम ऊटी है यहाँ पर। ये मुन्नार दिखा रखा है आप लोगों को, तो यानी कि बेसिकली क्या, और ये बहुत सुंदर सा शिमला है, ये जो बर्फ से भरा हुआ है बिल्कुल। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, आप जितना ऊपर जाते रहोगे ना, सेम बात जो लैटिट्यूड्स में थी कि आप जितना लैटिट्यूड में ऊपर जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, तो टेम्परेचर उतना ही कम होता रहेगा। सेम बात हम हाइट में कर रहे हैं, यानी कि एल्टीट्यूड में कर रहे हैं, कि जितना आप उसमें हाइट में ऊपर जाते रहोगे, आपका टेम्परेचर जो है वो उतना ही कम होता रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर रीजंस क्या कहे। फर्स्ट रीजन इसके लिए दिया गया है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है। देखो हमने कहा था अगर आप नीचे रहते हो ना प्लेन्स में, तो यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत डेंस है यहाँ पर। लेकिन आप क्योंकि बहुत भारी हवा है, भारी हवा क्यों, क्योंकि बहुत सारी गैसेस है इसके अंदर, नाइट्रोजन भी है, O2 भी है, CO2 भी है, आर्गन भी है। हमने देखा था जब हमने लेयर्स ऑफ गैसेस पढ़ी थी, जैसे मैंने ट्रोपोस्फीयर आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने उसमें एक चीज आप लोगों को बताई थी कि भाई आप अगर नीचे रह रहे हो ना नॉर्मल लैंड पे, तो यहाँ पे गैसेस जो है बहुत ज्यादा होती है। जितना आप ऊपर जाओगे ना, वहां पे गैसेस कम हो जाएंगी, गैसेस कम हो रही है, यानी कि वहां पे थिन है एयर। अगर वहां पे एयर थिन है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है हवा ठंडी चलेगी, वहां पे कूल होगा जो जगह होगी, देन जो नीचे है उससे ज्यादा ठंडा होगा। और इसी वजह से हमने ये भी देखा था क्योंकि गैसेस कम होंगी, जो माउंट क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं वो अपने साथ गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है इसलिए। अच्छा, सेकंड देखो मैं क्या कह रही हूँ, सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सो द फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द लेस हॉट द एयर विल बी। भाई देखो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हिमालय जो है ना वो बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। अब जो सन है वो हमारे सीधे सीधे यहाँ पर इसको गर्म कर रहा है, अगर वो ऊपर है इसकी
यहाँ पे गर्म कर रहा है वो, लेकिन वो ऊपर की तरफ है जो हिमालय है, तो यहाँ पे क्या होगी, ठंडक होगी ना। बहुत नॉर्मल सी बात है ये। तो बोल रहे हैं हिमालय जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इसलिए वहां का जो टेम्परेचर होता है ना वो काफी कम होता है। ये ना देखोगे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, -5 -6। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 2 में, जो हमने जम्मू एंड कश्मीर के टेम्परेचर देखे थे। जम्मू एंड कश्मीर के टेम्परेचर में भी हमने देखा -7.4 तक पहुंचा था वहां पे टेम्परेचर, है ना, दैट टू इन विंटर्स में। तो यानी कि वहां पे बहुत ठंड होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि वो एल्टीट्यूड हाइट की वजह से, हाइट इंक्रीज होगी तो आपका टेम्परेचर जो है वो खुद ही कम होता रहेगा। इन दो रीजंस की वजह से भी हमारा कहीं का भी क्लाइमेट डिफर करता है, डिटरमाइन होता है इन दो रीजंस के। तो यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं आपको, उदगमंडलम यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऊटी, और कोयम्बतूर, ये दो जगह हैं जो कि सेम लैटिट्यूड पर है। रेंज जो है समर टेम्परेचर की ऊटी में जो रहती है ना, वो रहती है आपके 10 से लेकर के 25 तक। रेंज का मतलब समझा चुकी हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, कि भैया जो ऊटी में मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, कि भाई ठंड जो हो सकती है बस 10 डिग्री तक पहुंचेगा, 10 तक हो सकती है, और जो गर्मी हो सकती है वो बस 25 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, ये मैक्सिमम है। तो कोयम्बतूर में यही जो है 25 से लेकर के 38 के बीच में है। तो आपको क्या लगता है कि सेम लैटिट्यूड पे होने के बाद भी इनमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो ऊटी है वो आपका हिमालयन मतलब हाइट पर है, इसलिए यहाँ पे जो है ठंड कम, ठंड है मतलब यहाँ पे। लेकिन जो कोयम्बतूर है वो आपका नॉर्मल लैंड पे है, नॉर्मल प्लेन्स वाले नॉर्मल रीजन पे है, नॉर्मल एरिया में है, लैंड पर है, ऊपर हिमालयास पे चढ़ के नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो गर्मी है वो ज्यादा है, जो टेम्परेचर गया है मैक्सिमम का वो ज्यादा गया है, यानी कि यहाँ पे जो गर्मी है वो ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस किस वजह से आया? इसी एल्टीट्यूड की वजह से, यानी कि इसी हाइट की वजह से। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे हम आएंगे प्रॉक्सिमिटी टू द सी। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिसको कंप्लीट कराएंगे, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ने इस वीडियो को एंड तक देखा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स को अपने, और कुछ और अगर आप लोगों को चाहिए हो तो उसकी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।